Brought to you by Techno Camon 30 series. आपने बिहार का जिक्र किया। इस चुनाव में अगर बात करें बिहार की तो वहाँ कास्ट फैक्टर भी था, कास्ट सेंसस वहाँ पे हुआ। इसके अलावा देश में बेरोजगारी का मुद्दा भी सबसे ज़्यादा वहाँ उसकी चर्चा भी हुई। इंडिया गठबंधन की नींव भी उसी राज्य में रखी गई। तेजस्वी यादव लगातार रैलियाँ भी करते ध्वस्त हो गई। रैलियाँ कर रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें उस राज्य में तो जो बीजेपी के लगेज की आप बात कर रहे थे, जो कैंडिडेट उन्होंने चुना, तो बिहार में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर था। आरजेडी ने इस बार नया कास्ट समीकरण जोड़ा और उन्होंने अलग उम्मीदवारों को कुछ सीटों पर उतार दिया। लेकिन जब अब एग्जिट पोल आए हैं, ये एग्जिट पोल नतीजों में उस तरीके से बदलते हुए नहीं दिख रहे। हालांकि सीटों पर फाइट दिख रही है, लेकिन नतीजे उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से उस राज्य में परिवर्तन दिख रहा है। क्या अभी भी वहाँ नीतीश कुमार फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, भले उनकी अपनी इमेज घट रही हो? देखिए, मैंने विधानसभा चुनाव के वक्त कहा था, इसको दोहरा रहा हूं, नीतीश कुमार का राजनीतिक समापन का वर्ष है 2024। 2025 की विधानसभा में नीतीश कुमार प्रासंगिकता खो चुके होंगे, समाप्त हो चुके होंगे राजनीतिक तौर पर। उसके पीछे वजह ये कि जो नीतीश की जो ब्रांड वैल्यू थी वो सब उन्होंने एक एक करके धीरे धीरे, कहते हैं ना कि हर दूसरे चौराहे पे, हर दूसरे 10-20 कदम के बाद वो उसको कम करते गए। एहसास नहीं होता। 15-16% के पॉलिटिकल कैपिटल वाले नीतीश कुमार इस चुनाव में सरवाइव करेंगे सिर्फ, और बीजेपी को अगर नुकसान होगा तो उन्हीं की वजह से होने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा वर्ग है जो इन नेताओं के साथ अपने को रिलेट करता है। और जाति की राजनीति तो उत्तर प्रदेश बिहार की सच्चाई है, ये इस चुनाव के बाद और भीषण होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिटिक्स में इतनी जाति राजनीति कभी नहीं हुई। लेकिन अगर कोई कहे कि जाति गणना कोई मुद्दा, क्या मुद्दा बना भाई? जाति गणना का आंकड़ा आ गया तो उसके आधार पर तेजस्वी यादव ने क्या किया, चलिए नीतीश को छोड़ दीजिए। फिर जब हम कहें किसने पास किया, तो भाई तब तो तेजस्वी साथ भी नहीं थे। जब ये कैबिनेट में प्रपोजल आया था तो बीजेपी साथ में थी। पास कब हुआ? जब तेजस्वी साथ में थे। कांस्टेंट कौन था? नीतीश कुमार थे। और जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उसमें बहुत मुश्किल हुई है। पवन सिंह को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको कहें कि मैनेज नहीं कर पाई, वो उनके लिए मुश्किल डाल सकता है, बड़ी मुश्किल करेगा। लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव किसके लिए मुश्किल करेंगे, वो भी देखना चाहिए। और बड़ा क्लियर कट है, भारतीय जनता पार्टी वहां अगड़ों की राजनीति कर रही, साथ में पिछड़ों को वो विधानसभा में उस तरह से नेता के तौर अगड़ी पॉलिटिक्स लोकसभा में करती है वो, साथ में उसके नेता जो सम्राट चौधरी या दूसरे लोग हैं। दूसरा जो वाला जिम्मा किसको छोड़ा? नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। अभी अपनी अपनी जातियों के बड़े नेता हैं या नहीं? अपनी 1-2 सीट के लिए हैं या नहीं? और जब 2%, 2.5%, 3%, 7% ये सब जुड़ता है तो वहां जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर एक बात है, बिहार में क्या एमआईएम बिल्कुल फैक्टर नहीं होगा? मैं ये नहीं मानता हूं। किशनगंज में एमआईएम के जो प्रत्याशी हैं वो बड़ा ठीक ठाक सा चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो जेडीयू उसके साथ वाली सीटें हैं वहां मुश्किल हो सकती है भाई, ये भी मैं मानता हूं। तो इसीलिए मैंने वहां 35 से 40 के बीच में बात की। वहां मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 4 से 6 सीट का नुकसान बिहार में हो सकता है। लेकिन वो जातीय गणित भारतीय जनता पार्टी जितने अच्छे से साध रही है उतना शायद किसी और पार्टी ने नहीं साधा है। आपने बीजेपी का जिक्र किया, तेजस्वी का भी जिक्र किया, लेकिन बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा अभी बिहार की राजनीति में तो नहीं दिखता। लोकसभा चुनाव में भले ही प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आप पूरे लोकसभा चुनाव को ड्राइव करें, लेकिन बीजेपी के पास वो ऐसा चेहरा नहीं कि वो उसके नाम पर बिहार की राजनीति कर सके। आपके लिए वो चेहरा कौन दिखता है? और चिराग पासवान को लेकर क्या राय है आपकी? वो जिस तरीके से चुनाव लड़े और पूरा प्रचार किया है उन्होंने। देखिए, चिराग पासवान को अपनी लिमिटेशंस पता है और वो इस वाली बीजेपी के पीछे पीछे चलने वाले नेता है, इसको पहले समझ लीजिए। वो अपना नुकसान करके भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे चलते रहे और नरेंद्र मोदी के हनुमान बने रहे। तो आप एक तो ये समझिए कि चिराग पासवान का व्यक्तित्व कैसा है, उनकी लिमिटेशन क्या है। दूसरा, एक वर्ग है जो उनके पीछे खड़ा है। अगर वो नहीं खड़ा होता तो उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट न देने के बाद आप मैदान में देख रहे होते। क्योंकि नेता जो है ना, वो अपने पीछे खड़ी भीड़ से तेज से बोलता है, पब्लिक गायब, इधर उधर देखा चुप हो जाता है। तो पशुपति पारस ने भी कहा, मेरा ये मानना है रामविलास पासवान की लीगेसी, वो विरासत, ये चिराग पासवान लेकर चल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता का सवाल, ठीक है, सम्राट चौधरी बाहर से आए, राष्ट्रीय जनता दल का उनका प्रशिक्षण है, उसी अंदाज में बात भी करते हैं, कई बार बड़ी अभद्र टिप्पणियां भी कर जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जब कैडर वाली पार्टी होती है, विशेषकर जो नेशनल पार्टीज हैं,
उनको लीडर से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, नेता बहुत नहीं तय करता है। आप मुझे बताइए 2001 के पहले हमें आप में से कितने लोग नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे? भाई उन्होंने तो ना विधानसभा लड़ा, ना पंचायत लड़ा, ना ग्राम प्रधानी लड़ा, कुछ नहीं लड़ा, सीधे मुख्यमंत्री बने, विधायक बन गए। और तो और छोड़िए ना, अभी जो चुनाव बीता मध्य प्रदेश का, उसमें जो शिवराज सिंह चौहान के लिए मीडिया का एक वर्ग हाय तौबा मचा रहा था। 2005 में जब उमा जी के बाद बनाया गया तो लोगों ने कहा अरे शिवराज सिंह चौहान संभाल पाएंगे क्या उमा जी वाली विरासत, जबकि उमा जी कोई विरासतें नहीं थी, 2003 में तो आई थी। तो मुझे लगता है राजनीति को देखने में अगर आप कहेंगे कि नेता कहीं से खड़ा हो जाए, ढेर सारे लोग चल रहे होते हैं, पार्टी मजबूत है, संगठन मजबूत है तो उसके हिसाब से चलता है। कांग्रेस की वो राजनीति रही कि वो नेता के ही इर्द गिर्द चलती रही। किसी भी राज्य में क्षत्रप तैयार होते थे, उन्हीं क्षत्रपों ने टूट टूट कर रीजनल पार्टीज बनाई, वही क्षत्रप कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी बने। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता होगा। कल को मैंडेट आएगा 25 में तो उन्हीं में से कोई नेता बन जाएगा जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के दिमाग में होगा।